नमस्कार आप सभी को। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के सेशन में स्वागत करता हूं आप सभी का। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ आप जानते हैं कि यहाँ पे हम मेंस आंसर राइटिंग को देखते हैं प्लस बिहार स्पेशल को देखते हैं। बिहार राज्य से जुड़ी हुई कुछ भी जो प्रमुख घटनाएं हैं, साथ ही साथ करंट के संदर्भ में भी हम बिहार को यहाँ पे देखते हैं। आज के इस सेशन में मेंस आंसर राइटिंग और बिहार स्पेशल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत कल के प्रश्न को हम देख लेते हैं। कल का प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारत सरकार लगातार, प्रश्न था भारत सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों, ये कल का प्रश्न है। भारत सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? आप किस प्रकार से देखते हैं? भारत सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये प्रश्न था और इसमें एक तथ्य और जुड़ा था। इसके बावजूद भी लगातार भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, तो अभी तक इसमें मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल पाई है? अभी तक इसमें इतने प्रयासों के बावजूद भी अभी तक इसमें मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल पाई है? क्यों नहीं मिल पाई है, ये प्रश्न था। ठीक है कि भाई भारत सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी तक इतने जो प्रयास किए गए, इन सब के बावजूद भी मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल पाई है, ये आपका प्रश्न था। आप में से कुछ लोगों ने उत्तर लिखा, हालांकि इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। डिस्कशन करने के बाद फिर आपने जो उत्तर लिखा है उस पर हम आएंगे। प्रश्न, सबसे पहला काम क्या होता है कि कोई भी प्रश्न मिले हमें कम से कम 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति, ये कीवर्ड है। और अभी तक मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल पाई है इतने प्रयासों के बाद, ये इसका कीवर्ड है। तो जो हमारे कीवर्ड होते हैं उनको हमें अंडरलाइन करना होता है, और कीवर्ड को अंडरलाइन करने के उपरांत फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक वाहनों की। बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिक वाहनों की। तो जब आप अपनी उत्तर की शुरुआत करोगे तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक वाहन होते क्या हैं। तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, जो बैटरी से ऑपरेट होते हैं, जिनमें इंजन नहीं होती बल्कि मोटर लगी होती है। या दूसरे शब्दों में यदि आप कहें तो इलेक्ट्रिक वाहन में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। क्या लगी होती है? इलेक्ट्रिक वाहन में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, और इसमें बैटरी के साथ सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से जो ईंधन है, आप कह सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सामान्य आप एक परिभाषा दे दिए कि इलेक्ट्रिक वाहन होता क्या है। यहीं पे आप बता दिए कि चाहे साइकिल हो, कार हो, ठीक है, बस हो, बाइक हो, इनमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक हो सकता है। इलेक्ट्रिक साइकिल हो सकती है, इलेक्ट्रिक बाइक हो सकती है, इलेक्ट्रिक बस हो सकता है, इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। इस वाहन की जो बैटरी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसको चार्जिंग के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें सामान्यतः वाहन जैसी अन्य चीज़ें होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे जो ईंधन का उपयोग होता है, वो ईंधन आप कह सकते हो ईंधन के रूप में बिजली का उपयोग होता है। बिजली के माध्यम से इसको चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इसको चार्ज किया जाता है। यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कार जो है वो एवरेज उसकी इंजन और गाड़ी उसी के आकार की होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन में भी यदि हम बात करें तो सेम चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। मतलब जो आकार डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों का देखने को मिलता है,
वही आकार इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों का भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों के आकार में कोई परिवर्तन होता है। ठीक है। वर्तमान संदर्भ की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं भारत सरकार लगातार स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों पर जोर दे रही है। ठीक है, स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों पर ये लगातार जोर दे रही है और इसी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की जो शुरुआती बिक्री थी, इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती बिक्री में जो गुजरात राज्य था वो टॉप पर था। ठीक है, यदि हम पिछले वर्ष की आंकड़े की बात करें, बीते वर्ष के आंकड़े की बात करें तो लगभग 4,330 वाहन जो हैं वो गुजरात में इलेक्ट्रिक बिके थे। इसके साथ साथ यदि हम और पुराना डेटा ले लें, 2016-17 का ले लें, तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में गुजरात टॉप पे है। गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश आपका आता है और राजस्थान, महाराष्ट्र इसी क्रम में आते हैं। तो 2016 का ये आंकड़ा है, लेकिन गुजरात फिलहाल टॉप पे है। अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 से 2500 जो वाहन हैं वो बिके हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी रहा है। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर भी जो कंपनियां हैं, वाहन निर्माता कंपनियां हैं, वो लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ अपना रुख कर रही हैं। विश्व के ज़्यादातर जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, इन दोनों कैटेगरी में आने वाले जो देश हैं ये लगातार अपने जो लक्ष्य हैं पर्यावरण को लेकर के विभिन्न जलवायु समझौतों के दौरान जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कार्बन उत्सर्जन में कटौती, उसको प्राप्त करने के लिए ये लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ झुक रहे हैं। इनका झुकाव लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ देखा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत सरकार की जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने क्या किया। भारत सरकार आप जानते हैं कई सारी योजनाएं जो हैं वो भारत सरकार चला रही है, जिसमें आप कुछ योजना के बारे में जानते होंगे, अभी उनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। अभी एक तरफ से हम देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से चीज़ों को लिखा जाना चाहिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन पे सरकार जोर दे रही है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहन से कुछ लाभ भी होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन से लाभ भी होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों से जब लाभ की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आने वाले समय में देश का जो ऑटो सेक्टर है, उस ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों का ही दबदबा रहेगा। ये बात किसी से छुपी नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा आने वाले दिनों में आपको ऑटो सेक्टर में देखने को मिलेगा और इसी के कारण जो बड़ी बड़ी ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं वो अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लगातार कार्य कर रही हैं। और इलेक्ट्रिक वाहन की जब हम बात करते हैं तो भैया हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके चीज़ों के बारे में। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और साझा वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने से देश में 2030 तक यदि हम बात करें तो डीजल पेट्रोल की लागत के रूप में $60 अरब बचाए जा सकते हैं। एक रिसर्च कहता है कि यदि हम लगातार इस पे काम करते रहें तो $60 अरब तक हम बचा सकते हैं। कब तक? वर्ष 2030 तक बचा सकते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2030 तक 1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हम रोक सकते हैं यदि हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मूव होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ काम करते हैं। अभी जो दो डेटा मैंने दिया है, ठीक है, कि डीजल पेट्रोल के माध्यम से हम कितना बचा सकते हैं और जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को हम कितना कम कर सकते हैं। जब भी आप इन दोनों आंकड़ों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी पता होगी। और इससे क्या बताया गया है कि लगभग 15.6 करोड़ टन डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। किसकी बचत होगी? डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। और ये जो डीजल और पेट्रोल की बचत होगी, इससे क्या होगा? हमारी निर्भरता घटेगी। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसको सुरक्षित करके रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोलियम की सीमित मात्रा ही उपलब्ध है, तो इसको आने वाली पीढ़ी के लिए हम बचा कर रख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक वाहन जब अस्तित्व में आएंगे तो उससे क्या होगा? जब तेल पर निर्भरता कम होगी,
तेल आयात हम कम करेंगे तो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बेहतर होगा, और जो राजकोषीय घाटा है ये भी कम देखने को मिलेगा, राजकोषीय घाटा भी हमारा कम होगा। आप देख रहे हैं आज बेतहाशा तरीके से तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो इससे जुड़ी हुई हर चीज़ें बढ़ जाती, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, ठीक है, चाहे वो ग्रोसरी के, मतलब दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का दाम बढ़ जाता है जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। तो यदि डीजल और पेट्रोल पर हम अपनी निर्भरता को कम करेंगे तो जो बेतहाशा दामों में वृद्धि होती है उस पे हम कंट्रोल कर पाएंगे, हम महंगाई पर कंट्रोल कर पाएंगे, कुछ हद तक महंगाई पे कंट्रोल कर पाएंगे। रही बात पर्यावरणीय लाभ की तो वो तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कीमतें हैं वस्तुएं की, तो कीमतों में स्थिरता देखने को मिलेगी। कीमतों में क्या देखने को मिलेगी? स्थिरता देखने को मिलेगी, और आम जनमानस का जो जीवन है वो इससे बेहतर हो सकेगा। आप जानते हैं इस तरह से जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है, उनको हम भविष्य के लिए बचा सकेंगे। भविष्य में जो बढ़ती आबादी है उसकी ज़रूरतें हम इसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं आज संपूर्ण विश्व कार्बन उत्सर्जन की समस्या से जूझ रहा है। संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती है कार्बन उत्सर्जन, और इसको कम करने के लिए अलग अलग सम्मेलनों में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। तो कार्बन उत्सर्जन की समस्या से जो हम जूझ रहे हैं उस पर भी निजात मिलेगी, और ऐसे जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों पर हम अपनी जनता का झुकाव लेकर के आएंगे, जनता का रुख इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ होगा, तो हमें जहां पर्यावरणीय स्तर पे जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आसानी होगी, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे घरेलू स्तर पर जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मूल्यों में स्थिरता देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं जब बात आती है इलेक्ट्रिक वाहनों की तो बात आती है प्रदूषण मुक्त की। ठीक है, प्रदूषण मुक्त की बात आती है। आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले जो धुएं हैं वो हम सभी को परेशान करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई धुआं नहीं निकला है, तो इलेक्ट्रिक वाहन को इस संदर्भ में बेहतर माना जाता है। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक वाहन हमें मदद करेंगे। दूसरी चीज़ किफ़ायती है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम आज 100 रुपये तक पहुंच गए हैं लगभग, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी वही खर्च आएगा। इलेक्ट्रिक वाहन बहुत ही किफ़ायती खर्च पर काम कर रहे हैं, और ऐसे में आप जानते हैं क्योंकि इनमें इंजन है नहीं, तो इनमें जो इंजन भी है ना उसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऑयल की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा जो मूल्य है वो बचता है, और इससे हमारे काफ़ी धन की बचत होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों से काफ़ी धन की बचत भी होती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों में बेहतर बैलेंस भी देखने को मिलता है। बेहतर बैलेंस के संदर्भ में मैं बात करूं तो आप जानते हैं जो भी इलेक्ट्रिक वाहन हो गए तो उसकी बैटरी बीचों बीच होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में जो बैटरी होती है ज़्यादातर में वो बीचों बीच होती है। इससे संतुलन जो है वाहन का वो अच्छा बना रहता है, और यदि हम खराब रास्तों पर भी जाते हैं तो खराब रास्तों पर भी हमें किसी समस्या का आप कह सकते हो सामना नहीं करना पड़ता है। हाँ, चुनौतियाँ कुछ ज़रूर हैं जिसके कारण अभी तक हम इसमें बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। सबसे पहली जो चिंता आती है वो आती है रिचार्ज स्टेशनों की कमी। ठीक है, रिचार्ज स्टेशनों की कमी। रिचार्ज स्टेशनों की जो कमी है एक पहला कारण है। रिचार्ज स्टेशनों की कमी आप जान रहे हैं जिस तीव्र गति से देश में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस तेज गति से इलेक्ट्रिक वाहन देश में बढ़ रहे हैं उस हिसाब से देश में पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था नहीं है। और आज जो व्यक्ति वाहन खरीदने जाता है यदि इलेक्ट्रिक वाहन वो लेना भी चाहता है और उसको लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो वह इससे बचना चाहता है, वो इलेक्ट्रिक वाहनों से दूर हट के डीजल या
पेट्रोल से संबंधित गाड़ियों को लेता है, क्योंकि उसके मन में एक जो चिंता होती है वो यही है कि पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन इसके नहीं हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लोगों का झुकाव कम रहता है, विशेष रूप से जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो हमने ये बोला कि लंबी दूरी आप नहीं कर सकते, लंबी दूरी की यात्रा आप नहीं कर सकते। आज अभी तक जो 4 व्हीलर आ रहे हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिला है कि उनकी जो रेंज है ना अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, और उस हिसाब से भी ये लंबी दूरी की यात्रा करने में सुगम नहीं है। ज़्यादातर 160 किलोमीटर तक की रेंज दे रहे हैं। तो लंबी दूरी की जब यात्रा करना है आपको, तो उसके लिए अभी ये सुगम नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं है। यदि नियमित अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन हो जाएं, नियमित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन हो जाएं, तो हमें यहाँ पे कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तीसरा जो पॉइंट देखने को मिलता है वो है फास्ट चार्जिंग का ना होना। फास्ट चार्जिंग का ना होना, फास्ट चार्जिंग का ना होना। फास्ट चार्जिंग का ना होना, तो आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल भराने यदि जाते हैं तो पूरा टैंक फुल करवाने में आपको 2 से 3 मिनट का समय लगता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि फुल चार्ज होने में वो 2 से 3 मिनट का समय लेंगे, तो काफ़ी समय लगता है। और ऐसे जिनको लॉन्ग टूर करना हो उनके समय की बर्बादी होती है, और इसी के कारण अभी लोगों का झुकाव इधर नहीं हो रहा। विशेष रूप से जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं इलेक्ट्रिक वाले, उन पर लोगों का झुकाव भी नहीं है, उन पर लोगों का विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि समय की बर्बादी हो रही है, और जितने में वो वाहन को चार्ज करेंगे और उतने ही समय में यदि डीजल या पेट्रोल वाला इनका वाहन होगा तो वो उतने ही देरी में कम से कम कुछ रुपए अर्न कर सकते हैं, वहाँ समय की बचत होती है। तो इसीलिए अभी कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत कम प्रयोग हो रहे हैं। इसके साथ साथ चौथा, पावर की कमी एक अलग मुद्दा है। पावर की कमी एक प्रमुख मुद्दा है। पावर की कमी का मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों में जो पावर होती है, जो उनकी क्षमता होती है, वो डीजल और पेट्रोल की तुलना में कम होती है। ठीक है, इनकी गति भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी कम है। तो विशेष रूप से इनकी जो क्षमता है और इनकी जो गति है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। मौजूदा समय में जो 2 व्हीलर हैं वो 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल रहे हैं, या जैसे अभी ओला आई है, ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये 100 क्रॉस भी कर जाती है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, लोगों की पहुंच से बाहर है। तो अभी सामान्य तौर पे यदि देखें तो जो 2 व्हीलर मार्केट में हैं, जो आम आदमी की पहुंच में हैं, उनकी रेंज बहुत कम है और उनकी पावर बहुत कम है, जिससे लोगों का झुकाव अभी इस तरफ नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ एक 5वां मुद्दा है रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू, आप जानते हैं कि जब हम डीजल या पेट्रोल की कोई भी बाइक खरीदते हैं या कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हैं, तो यदि हम उसको 2 वर्ष 4 वर्ष बाद रीसेल करने जाते हैं तो भी कम से कम हमें 50% मूल्य मिलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की कंडीशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी जो बैटरी की लाइफ है वही अधिकतम 3 से 4 साल की होती है। तो कहने का मतलब है मोटर भी जो इनका होता है वो 4 से 8 साल ही उसका जो वैलिडिटी है वो होती है। तो इनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम है, अधिकतम 10% 20% भी रीसेल वैल्यू नहीं मिल रही है, जिसके कारण लोगों का झुकाव अभी इधर नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखते हैं कि बैटरी जो है वो महंगी है। महंगी बैटरी, इसमें यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन अभी सीमित संख्या में ही उत्पादित हो रहे हैं। सीमित संख्या में उत्पादित होने के कारण जो उत्पादन लागत है वो बहुत ज़्यादा है, उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा है, और इसी के कारण जो वाहन है वो महंगे मिल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इनकी बैटरी को लेकर के, क्योंकि इनकी बैटरी बहुत ही कॉस्टली आती है और तकरीबन 1 लाख रुपए तक की बैटरी इनकी आ रही है। तो महंगी बैटरी होने के कारण उत्पादन लागत अभी बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से लोगों का झुकाव अभी इधर नहीं है।
अगला और अंतिम कारण आप इसमें लिख सकते हो अस्पष्ट नीति का अभाव। अस्पष्ट नीति का अभाव, यदि हम देखें तो नीतिगत यदि निर्णय देखें तो आप जानते हो बहुत सारे कंपनियों के मालिक हैं जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य हैं, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं इस तरफ, सरकार की जो नीतियां हैं ये बहुत ज़्यादा अस्पष्ट नहीं हैं, अस्पष्टता इसमें कम है। और अस्पष्टता कम होने के कारण जो बड़े निवेशक हैं वो अभी इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, वो अभी इस दिशा में विचार नहीं कर रहे हैं। तो आवश्यकता क्या है कि नीति हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि यहाँ पे अभी निवेश की आवश्यकता है। निवेश की क्या है? आवश्यकता है। यहाँ पे अभी निवेश की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑटो इंडस्ट्री पर जोर देने और भारी निवेश के जरिए वैश्विक और घरेलू ब्रांडों को इको फ्रेंडली बनाना जो है अभी आसान नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 तक, एक तरफ यह भी बोला जा रहा है 2025 तक इनकी कीमतें जो हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की वो डीजल पेट्रोल वाले वाहनों से कम होने जा रही है, तभी जाके ये इनकी जो स्वीकार्यता है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ आप जानते हैं बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनका भी अभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं बिजली, अभी सबसे बड़ा कारण जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि अभी हमारी जो बिजली का उत्पादन है ये ज़्यादातर हम कोयला आधारित संयंत्रों से ही उत्पादित कर रहे हैं, एनटीपीसी। ठीक है, कोयला आधारित संयंत्रों से ही हम अभी तक ज़्यादा बिजली उत्पादित कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति जो है अभी उतनी सफल नहीं हो सकती जब तक हम कोयला पे जो हमारा उत्पादन है उसको घटा के, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कोयला द्वारा हो रही है, कोयला द्वारा उत्पादित विद्युत पर हो रही है, जब तक हम उसको घटाकर नवीकरणीय ऊर्जा पर नहीं लेके आएंगे तब तक हम इस नीति को सफल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में बिजली बनाने का काम ज़्यादातर कोयले से हो रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मतलब कोयले की खपत और बढ़ेगी, कोयले की मांग और बढ़ेगी, और कोयले की मांग यदि बढ़ेगी, कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जो हमारे गोल हैं, जो हमने निर्धारित किए हैं पर्यावरण को लेकर के, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बाधाएं भी हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी पहलों। ठीक है, कि इस दिशा में जो सरकारी पहलें हुई हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले जानते हैं आप NEMP, जिसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 में ये लाया गया था। ठीक है, इसके तहत 2020 से प्रति वर्ष 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। ये योजना क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन से संबंधित योजना है। इसमें बताया गया था कि 2020 से प्रति वर्ष 6 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन किया जाएगा, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो मांग और आपूर्ति है इलेक्ट्रिक वाहनों की वो हम सुनिश्चित कर पाएंगे, और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही थी। तो NEMP इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन से संबंधित एक योजना है। इसके बाद भारत सरकार के फेम की बात आती है। फेम या फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। यह योजना भी सरकार ने शुरू किया था और यह भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके बाजार निर्माण में सहायता प्रदान करने से संबंधित थी। इसमें 4 चीज़ों पर मुख्य फोकस किया जा रहा था। कौन कौन सी? पहला किया जा रहा था प्रौद्योगिकी विकास में, कि भैया यदि प्रौद्योगिकी हमारी बेहतर होगी तो लागत कम आएगी, तो प्रौद्योगिकी विकास पर पहला फोकस किया जा रहा था। दूसरा जो फोकस इस योजना के तहत किया गया
वो किया गया मांग सृजन की। पहले मांग तो क्रिएट करिए मार्केट में, नहीं तो जो वाहन बनेंगे वो हम ले कहाँ जाएंगे। तीसरा था पायलट प्रोजेक्ट, कई सारे पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए थे इस संदर्भ में, ठीक है। और चौथा इसके अंतर्गत जो आता है वो है चार्जिंग और संरचना का विकास। क्या है? चार्जिंग और संरचना का विकास। तो ये आपको देखने को मिलता है, 4 बिंदुओं पर इसमें फोकस था। इस योजना के माध्यम से 2 पहिया, 3 पहिया, ठीक है, और यात्री वाहन और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक सेक्टर में जोड़ना ये योजना था। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कई सारी अन्य योजनाएं भी समय समय पर चलाई गई, लेकिन प्रमुखता अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये 2 प्रमुख योजनाएं हैं। इस प्रश्न में इन 2 योजनाओं का जिक्र करना अनिवार्य था। यदि आप इन 2 योजनाओं का जिक्र किए हैं तो निश्चित तौर पे आपका उत्तर बेहतर है, क्योंकि ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में कि क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकारी पहलें क्या क्या हैं, और अभी तक हम सफल क्यों नहीं हो पाए, ठीक है। अब एक अगला प्रश्न जो कल के लिए होगा, जो कल आप लिख के लेके आएंगे, उस प्रश्न को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उस प्रश्न को लिखने के उपरांत जो आपने उत्तर लिखे हैं, कुछ उत्तर आए हैं, उनकी हम बात करेंगे कि आपने किस तरीके से उत्तर लेखन किया है। कल के लिए जो प्रश्न है उसको नोट कर सकते हैं आप। कल के लिए प्रश्न है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 को आप किस प्रकार से देखते हैं? आप किस प्रकार से देखते हैं? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 को आप किस प्रकार से देखते हैं? इस नीति के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत 7 लक्ष्य कौन से हैं? 7 लक्ष्य कौन से हैं? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 को आप किस प्रकार से देखते हैं? इस नीति के अंतर्गत 7 लक्ष्य कौन से हैं, ये आपको बताना है। ये आपका अभ्यास प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा सा गूगल का भी यूज करना सीखिए, ठीक है। थोड़ा सा गूगल बाबा की मदद लीजिए, इससे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। तो थोड़ा सा गूगल की मदद से इसको हल करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, इसको लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पहले फ्रेम बना लेना है, फ्रेम बनाने के बाद भूमिका, मुख्य भाग में क्या लिखना है, और फिर निष्कर्ष आपको लिखना है। अब आइए देख लेते हैं जो आपने उत्तर लेखन किया है। बाकी जो राय है आप दे सकते हैं, हमेशा जो आपकी राय है वो सादर आमंत्रित है। जो भी आपके सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी राय, अपने सुझाव कभी भी दे सकते हैं, और उस पर मैं गौर भी करता हूँ। अब एक उत्तर है, सबसे पहले आपके लिए एक कमेंट है कि जिसका भी उत्तर है, सबसे पहले आपको करना क्या है, भैया या दीदी जिसका भी है, मैडम या सर, आप इसका PDF बनाया करें। जो आप उत्तर हमें शेयर करते हैं ना, उसको PDF बनाकर शेयर किया करें। PDF बनाने के लिए आप डॉक्यूमेंट स्कैनर एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके माध्यम से PDF बनाइए, क्योंकि PDF नहीं बनाएंगे तो उसमें खो जाता है। आप जैसे 10 लोगों ने भेज दिया ऐसे 4-4 पेज, तो हम तो खोजते रह जाएंगे कि कौन किसका है। तो आप PDF बनाकर भेजिए, तभी आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा। लेकिन आज हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति के तहत हाल ही में भारत सरकार ने फेम कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार हो रही क्षरण के परिप्रेक्ष्य में यह केंद्र महत्वपूर्ण पहल है, जहां केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश में सार्वजनिक परिवहन भी इलेक्ट्रिक चालित करने का है। वहीं इस अवधि में व्यक्तिगत परिवहन वाले 40% वाहनों को भी इलेक्ट्रिक चालित करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि आज विश्व के 20 सर्वाधिक चालित करने का लक्ष्य है। गौरतलब है, देखो बार बार एक शब्द रिपीट हो रहा है, गौरतलब, हर लाइन में गौरतलब नहीं आना चाहिए।
गौरतलब है कि आज विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। वायु प्रदूषण की अनदेखी कर हम न केवल कई प्रकार के गंभीर रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, बल्कि देश में प्रशिक्षित श्रम बल भी विदेशों की ओर आकर्षित हो रहा है। देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, आपको बताना था इलेक्ट्रिक वाहन है क्या, इलेक्ट्रिक वाहन क्यों जरूरी है, उसकी चर्चा करनी थी। अब यहाँ पे जैसे आपने ये प्रदूषण से संबंधित जो लिख दिया, ये तथ्य आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता इतने डिटेल में नहीं थी। आप एक लाइन में वायु प्रदूषण का जिक्र शहरों में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको बताना था कि इलेक्ट्रिक वाहन है क्या, इलेक्ट्रिक वाहन की क्या खासियत है, उसका जिक्र यहाँ पे करना था। और भारत में क्या रहा है अब तक का रुझान, ऐसे नहीं लिखना होता। ये जो आप हेडिंग डाले हैं ऐसे नहीं लिखना होता है, आप नए पैरा से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक डीजल सस्ता होने की वजह से भारत में डीजल के प्रति झुकाव अधिक देखने को मिला। फिर आपने लिखा है कि कारण था कि पेट्रोल की तुलना में डीजल की कीमत, और ये सारी चीज़ें आपने लिख दी, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं उसके बारे में देखो। प्रश्न में क्या था, प्रश्न में स्पष्ट था कि आपको बताना था भारत सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को आप किस प्रकार देखते हैं। तो वहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो 2 नीतियाँ मैंने अभी चर्चा की, जिनकी चर्चा की, उनका जिक्र करना था कि भाई ये 2 नीतियाँ हैं जिससे भारत सरकार बढ़ावा देना चाहती है, और उसको आप किस प्रकार से देखते हैं। किस प्रकार से देखने का मतलब कितना सफल है, क्या खामियाँ हैं, उस तर्ज में आपको ये लिखना था। तो प्रयास तो ठीक है, आपने बेहतर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न के मानक हैं उससे आप भटक रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब एक और प्रश्न आया है, उसका हम जिक्र कर लेते हैं। आप में से किसी भाई ने लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा है भारत सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जो नीति है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं। इतने प्रयासों के बाद भी अभी तक सरकार को इस दिशा में अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल पाई। बहुत सुंदर प्रश्न तो लिखा है, अब आगे देख लेते हैं। अब आपने यहाँ बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन विद्युत से चलने वाले वाहन होते हैं या वाहन बैटरी द्वारा चलते हैं। ये मुख्य रूप से मुख्य प्रकार के वाहन होते हैं, बैटरी, इलेक्ट्रिक। देखो, आपका जो प्रस्तावना होनी चाहिए ना, जो आपने भूमिका बनाई है एक प्रकार से ना, शुरुआत की है, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपने शुरुआत क्या किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन होते क्या हैं, यहाँ से आपने शुरुआत की है, ठीक है। फिर आपने बताया कि वर्तमान प्रदेश को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर बल दिया जा रहा है, लगातार जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है, वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है कि लगातार वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है, कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, जिसके कारण जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने की दिशा में पहल किया जाना अति आवश्यक है, ठीक है। वर्तमान अवस्था को देखते हुए सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, एकदम सही है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल लाए गए हैं, जैसे कि, बहुत सुंदर, भारत ने फेम इंडिया, आपने इसके कार्यक्रम का जिक्र कर दिया, बहुत अच्छा भैया। आगे आपने फिर फेम इंडिया का किया, फेम 2 फेज 2 का कर दिया, बहुत सुंदर। तो आपने जो चीज़ें लिखनी चाहिए थी वो आपने लिखा। अब यहीं पे, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया कि सरकार क्या कदम उठा रही है, ठीक है, सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है, उन योजनाओं का आपने जिक्र कर दिया। फेम के कई सारे चरण हुए हैं, उनका आपने जिक्र कर दिया। अब इसको आप किस प्रकार देखते हैं, क्या जो सरकार के कदम, सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं वो काफ़ी हैं, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी जिक्र आपको यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपके उत्तर का जो पहला भाग था वो कंप्लीट होगा। और जब पहला भाग कंप्लीट हो जाए उत्तर का, उत्तर के मुख्य भाग में प्रस्तावना तो हो गया, वहीं से बता दिया आपने, भूमिका वहीं से बन गई जब आपने लिख दिया इलेक्ट्रिक वाहन होते क्या हैं। इसके बाद मुख्य भाग में आपको बताना था कि सरकार की नीतियों को आप किस प्रकार से देखते हैं, वो देख लिया। और मुख्य भाग के दूसरे पार्ट में बताना था कि ये सफल क्यों नहीं हो पाई। तो सफल क्यों नहीं हो पाई, अभी एक एक करके मैंने कमियां गिनाई है ना, उन कमियों को क्रमवार पॉइंट वाइज लिख देना है, और लिखने के बाद एक निष्कर्ष लिख देना है, और आपका उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। तो आपने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा शब्द लिमिट पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने पढ़ा है, उत्तर आपका बढ़िया है, ठीक है, उत्तर बेस्ट है, आप कह सकते हैं, अच्छा प्रयास है। अभी प्रारंभिक स्तर पे हैं तो अच्छा प्रयास है। लेकिन जैसे इस प्रश्न में पहला तो भूमिका हो गया इलेक्ट्रिक वाहन, वो आपका एकदम करेक्ट है। मुख्य भाग में आते हैं, एक भाग आपका एकदम करेक्ट है जहाँ पे सरकार की योजनाओं का जिक्र आपने किया, सरकार की योजनाओं के बारे में आपने बताया।
तो वहीं पे आपको यह भी बताना है ना, क्योंकि प्रश्न पूछा गया इसको आप किस तरह से देखते हो, तो आपकी नज़रों में ये कैसा है, आपकी नज़रों में ये योजना कैसी है, आपकी नज़रों में ये कैसा चल रहा है, वो भी यहाँ पे बताने की आवश्यकता थी 2 पंक्तियों में। इसके बाद इसी मुख्य भाग के द्वितीय पार्ट में आपको कमियां बतानी थी कि क्यों ये सफल नहीं हो पा रही हैं, पॉइंट वाइज कमियां बता देते और निष्कर्ष लिख देते। फिलहाल आपका बेहतर है, यदि 38 में से मुझे इस पे नंबर देने होते तो मैं 15 से 16 नंबर आपको यहाँ पे देता। ठीक है, चलिए, तो आप में से जिन्होंने शेयर किया, 2 लोगों की कॉपियों को मैंने दिखाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लिखें, मैं दिखाऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि आंसर फ्रेम भी आपको मिले तो उस पर भी मैं काम करूंगा कि प्रत्येक आंसर के लिए एक आंसर फ्रेम भी जैसे पूर्व में आपको मिलता रहा है ऐसे उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको यहाँ पे बेहतर काम करना होगा, रेगुलर बेसिस पर इस सेशन से जुड़ना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया आंसर राइटिंग का सेशन। आंसर राइटिंग के सेशन के बाद आप जानते हैं कि इसी सेशन में हम बात करते हैं बिहार से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में। और बिहार से जुड़ी हुई जो घटनाएं हम देख रहे थे उसको देखते हुए हम पहुंच गए थे बिहार के इतिहास में, और बिहार के इतिहास में वैशाली गणराज्य तक की चर्चा हमने कर लिया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं वज्जी संघ। ठीक है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं जो इतिहासकार हैं या जो बुद्धकालीन साहित्य हैं उनके अनुसार 6वीं शताब्दी, उनके अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यदि हम बात करें, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यदि हम बात करें तो भारत में 10 गणराज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। भारत में 10 गणराज्यों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे प्रतिष्ठित यदि कोई था तो वो था वज्जी संघ। वज्जी संघ जो है ये सबसे प्रतिष्ठित था, और जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ? जैन और बौद्ध साहित्य में भी इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। जैन और बौद्ध साहित्य में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। भौगोलिक रूप से यदि हम बात करें तो गंगा के उत्तर में नेपाल की तराई में ये विस्तृत था। वज्र संघ की बात करें तो संभवतः 8 सदस्य थे, इसमें 8 सदस्य थे। इसको अष्टकुल भी कहा जाता था, जिसमें वज्जी शामिल थे। ठीक है, इसके बाद लिच्छवी शामिल थे, लिच्छवी शामिल थे। वज्जी संघ हो गया, लिच्छवी हो गया, ज्ञात्रिक भी इसी में आते थे। ठीक है, और इनके साथ साथ विदेह थे, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। 8 सदस्यों में ये 4 सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे आप वाल्मीकि रामायण की बात कर लीजिए, चाहे महाभारत की बात कर लीजिए या पुराणों की बात कर लीजिए, इन सभी में वैशाली का उल्लेख किया गया है, आपको देखने को मिलता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि मगध नरेश अजातशत्रु का जिक्र आता है, अजातशत्रु का जिक्र आता है, जिन्होंने वज्र संघ को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है अंग। अंग के बारे में सीमित जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे अंग का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और अंग राज्य के जो संस्थापक थे, ये अंग नामक ही एक राजकुमार थे। तो इसके संस्थापक कौन थे? अंग नामक एक राजकुमार थे। और यह क्षेत्र मगध तथा राजमहल की पहाड़ियों के मध्य स्थित था। कहाँ पे? मगध तथा राजमहल, मगध तथा राजमहल की, मगध तथा राजमहल की पहाड़ियों के मध्य ये स्थित था। ये आपको पता होना चाहिए। अंगराज की आध्यात्मिक या आरंभिक राजधानी की बात करें तो मालिनी, मालिनी अंगराज की ये आरंभिक राजधानी थी, जिसका नाम बाद में चंपा आपको देखने को मिलता है। चंपा या चंपावती हो गया था। ठीक है, आप जानते हैं ह्वेनसांग ने भी इस स्थान का जिक्र किया है और ह्वेनसांग ने इसको चेनेप्पो कहा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में आपको देखने को मिलता है कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने अंग को अपने राज्य में मिला लिया था और उसी समय बिहार का एकीकरण हो गया था। ठीक है, और अंग महाजनपद के में यदि हम बात करें तो आधुनिक बिहार के 2 जिले मुंगेर
और भागलपुर इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मगध के उत्कर्ष की। मगध के उत्कर्ष की बात आती है। मगध के उत्कर्ष की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा, मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख देखने को मिलता है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु वात्य का प्रयोग किया गया है। वात्य शब्द मगध के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है पतित। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं मगध राज का उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम उल्लेख की बात किया जाए तो आप अथर्ववेद बताएंगे। महाभारत के अनुसार यदि हम बात करें तो गंगा के दक्षिणी भाग में मगध तथा उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में कौन था? दक्षिणी भाग में मगध था। ठीक है, और उत्तरी भाग में यदि हम बात करें तो विदेह हुआ करता था। इसकी सीमा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक तथा उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में बिंद तक विस्तारित थी। ठीक है, मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी थी राजगीर। मगध की राजधानी थी राजगीर अथवा राजगिरे। ठीक है, या गिरिव्रज, ये मगध की राजधानी थी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। मगध के बारे में जैसे आपने देखा कि इसके जो संस्थापक थे उनके बारे में अभी हमने बात किया। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसमें चीज़ों को देखते हैं। मगध में जो शासक हुए हैं उनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हैरेक वंश, फिर शिशुनाग वंश, ऐसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहद्रथ वंश की। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहद्रथ वंश की हम बात करेंगे। बृहद्रथ वंश की जब हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यदि हम बात करें तो चेदिराज वसु के पुत्र थे बृहद्रथ, और इन्हीं के द्वारा बृहद्रथ वंश की स्थापना की गई थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था जरासंध। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसी का विवाह मथुरा के राजा कंस की बहन से हुआ था। ठीक है, आप जानते हैं कि महाभारत के अनुसार यदि हम बात करें तो श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, मल्ल युद्ध में पराजित किया था और वहीं पर उनकी हत्या भी कर दी थी। ठीक है, इस मान्यता के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि राजगिरे की चट्टानों पर आज भी मल्ल युद्ध के साक्ष्य या पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय इस वंश का अंतिम राजा था और वह एक कमजोर और अयोग्य शासक था। उसके मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या कर पूरा साम्राज्य अपने अंडर ले लिया था या गद्दी पर स्वयं बैठ गया था। इसके बाद बात आती है हैरेक वंश की। ठीक है, किसकी बात आती है? हैरेक वंश की बात आती है। ठीक है, हैरेक वंश की जब हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं बृहद्रथ का अंतिम जो शासक था रिपुंजय, उसके पुत्र की मही ने हत्या करके अपने पुत्र बिंबसार को यहाँ पे गद्दी पर बैठाया था। कब? 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठाया था। बिंबसार ने हैरेक वंश की स्थापना की। यह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था और एक साहसी योद्धा भी था। बिंबसार ने अपनी कूटनीति के अंतर्गत अनेक राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अनेक राज्यों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलेन्ना, ठीक है, इससे भी आप जानते हैं कौशल नरेश प्रसन्नजीत थे, उनकी बहन कौशला, ठीक है, और मद्र राज्य की राजकुमारी थी क्षेमा। इन सभी के साथ विवाह किया था। ठीक है, क्यों? अपने साम्राज्य को और बेहतर करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ बात आती है अगले शासक बिंबसार की। बिंबसार की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं बिंबसार ने अंगराज पर अधिकार कर मगध की जो राजधानी थी, जिसको हम बोलते हैं राजगिरी, राजगिरी में स्थापित किया था। बिंबसार के शासनकाल में ही मगध साम्राज्य जो है वो आप कह सकते हैं उत्कर्ष इसका प्रारंभ हुआ। बिंबसार ने अवंती राज्य के एक शासक थे जिनका नाम था चंड प्रघोत, ठीक है, चंड प्रघोत की चिकित्सा हेतु अपने जो राजकीय वैद्य थे जीवक,
उनको भेजा था, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चंड प्रघोत के लिए बिंबिसार ने राजकीय वैद्य जीवक को भेजा था और इसी के बाद से दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था, याद रखिएगा, बिंबिसार ये पहला शासक था भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। क्या है? इसने अस्थाई सेना रखी थी, इसलिए इसे सैनीय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ बिंबिसार ने सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का भी प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग भी अपनी सेना में बिंबिसार ने ही किया था। बिंबिसार के शासनकाल की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था दरशक उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है। परंतु उसके कनिष्ठ पुत्र जिसका नाम था अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं इसका शासक बन गया था। तो इसके बाद शासक होते हैं अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु ये भी एक प्रमुख शासक था। इसका शासनकाल बात करें तो 494 से 460 ईसा पूर्व तक इसका शासन देखने को मिलता है। अपने पिता बिंबिसार के समान यह भी एक साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था। इसके शासनकाल में 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध में अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत, ठीक है, उनको पराजित कर संधि हेतु बाध्य किया था और उनकी पुत्री जो थी वाजिरा उससे विवाह किया था। वाजिरा से विवाह करने के बाद काशी क्षेत्र इनको दहेज में प्राप्त हुआ था। दूसरा युद्ध इन्होंने वैशाली से किया। दूसरा युद्ध अजातशत्रु ने वैशाली से किया और इस युद्ध के क्रम में उसे पाटली ग्राम में एक सैन्य छावनी का निर्माण कराया। बाद में आप जानते हैं, कालांतर में आप जानते हैं तो पाटिलपुत्र कहलाया यही जो इन्होंने छावनी बनाया था, इसी को इन्होंने पाटिलपुत्र नाम दिया। ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हैं वज्र संघ में फूट डलवाने के लिए अजातशत्रु के मंत्री थे जिसका नाम था वत्सकार। वत्सकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अजातशत्रु ने ही महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। ठीक है। तृतीय युद्ध की जब हम बात करते हैं तो ये लिच्छवियों को पराजित करने के लिए मल्ल पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो 3 प्रमुख युद्ध इनको याद रखिएगा। वैशाली, प्रसन्नजीत को हराया इन्होंने और लिच्छवियों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इसके बाद बात आती है उदयन की। ठीक है, उदयन की बात इसके बाद आती है। उदयन की बात करें तो उदयन अपने पिता अजातशत्रु की, जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर जो है वो शासन अपने हाथों में लिया था, उसी प्रकार से उदयन ने अपने पिता की हत्या की और राज्य का कार्यभार जो है वो अपने हाथों में लिया और इसने गंगा तथा सोन नदी के संग पर पाटिलपुत्रा नगर को बसाया था। तो पाटिलपुत्रा नगर को किसने बसाया? पाटिलपुत्रा नगर को गंगा और सोन के तट पर उदयन ने बसाया, ये आपको पता होना चाहिए। और इसने अपनी जो राजधानी थी वह भी राजगृह से हटा के पाटिलपुत्र स्थानांतरित की और वहाँ पे एक किले का निर्माण कराया। पाटिलपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। अवंती के एक राजा थे जिनका नाम था राजा पोलक। इन्होंने उदयन की हत्या कर दी और हेरक वंश का आप कह सकते हो यहाँ पे सूर्य अस्त होने लगा। इनके अंतिम शासक थे नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद जो वंश शुरू होता है मगध में उसका नाम आता है शिशुनाग वंश की जब बात करें तो नागदशक हेरक वंश का अंतिम शासक था जो अत्यंत विलासी था। क्या था? ये अत्यंत विलासी था और निर्बल था। ठीक है। इस कारण प्रजा ने विरोध कर दिया और सत्ता त्यागने पर इसे विवश कर दिया। ऐसे में काशी के जो अमात्य थे, तत्कालीन अमात्य या राज्यपाल जो थे, उन्होंने राज्य के सेनापति शिशुनाग, याद रखिएगा, ऐसे में काशी के तत्कालीन जो अमात्य थे, सेनापति जो थे शिशुनाग, उन्होंने 412 ईसा पूर्व में इस सत्ता को अपने हाथ में लिया और यहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना की।
याद रखिएगा शिशुनाग ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को ही बनाए रखा। पाटलिपुत्रा के स्थान पर इन्होंने वैशाली को बनाया। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा के स्थान पर वैशाली को बनाया। और यह भी याद रखना है कि अवंती, वत्स एवं कौशल का मगध साम्राज्य में इन्होंने विलय भी कराया। शिशुनाग का जो पुत्र था उसका नाम था कालाशोक। कालाशोक, इसको काकवर्णिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको काकवर्णिन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। या इसी को काकवर्ण भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसने पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बनाया। क्या बनाया? पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी इसने बनाया। और कालाशोक के शासनकाल में यदि हम बात करें तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। ये भी याद रखना है, एक शासक थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात आती है नंद वंश की। ठीक है, नंद वंश की बात आती है। नंद वंश की जब बात आती है तो आपको जाना है 344 ईसा पूर्व। 344 ईसा पूर्व की जब आप बात करते हो तो शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद एक महापद्म, या इन्हीं को बोलते हैं महानंदिन, ठीक है, महापद्म या महानंदिन, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और महापद्मनंद ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कलिंग को भी विजित किया था। कलिंग को भी इन्होंने विजित किया था और वहाँ से जिन की मूर्ति, मतलब महावीर की जो मूर्ति थी, महावीर की मूर्ति को उठा लाए थे। नंद शासक जो थे ये विशेष रूप से जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म के पोषक थे, जैन मत के ये पोषक थे। और पुराणों में इस शासक को सर्व छत्रांतक कहा गया है। सर्व छत्रांतक पुराणों में इसे कहा गया, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। तथा महाबोधि में उग्रसेन कहा गया। महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है, ये भी याद रखना। महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ महापद्मनंद ने एक राट की भी उपाधि धारण की थी। एक राट की भी उपाधि इन्होंने धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका अंतिम शासक जो था वो था धनानंद। धनानंद इसका अंतिम शासक था। इसको अग्रमीज भी कहा जाता था। तो नंद वंश के शासक कौन कौन से हुए? नंद वंश के जो शासक थे वो कौन कौन से हैं? पहला हुआ उग्रसेन, दूसरा शासक यहाँ पे हुआ पांडु, ठीक है, तीसरा शासक हुआ पांडुगति तीसरा शासक हुआ। चौथा शासक जो यहाँ पे हुआ वो था भूतपाल। पांचवा शासक जो देखने को मिलता है वो है राष्ट्रपाल। छठवां शासक जो देखने को मिलता है वो है गोविसाणक। सातवां शासक जो देखने को मिलता है वो है दस सिद्धक। और आठवां शासक है कैवर्त। नौवां शासक है धनानंद। ठीक है, ये आपको शासक देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं धनानंद के बारे में आप याद रखिएगा कि ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, किसका समकालीन था? ये सिकंदर का समकालीन शासक था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस समय मगध पर धनानंद का शासन था उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो सिकंदर का समकालीन पूछ लिया जाए इन नामों में से कि नंद वंश का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था, तो आप बताओगे धनानंद जो है ये सिकंदर का समकालीन था। किंवदंतियों में धनानंद द्वारा चाणक्य को अपमानित करने का भी उल्लेख देखने को मिलता है और इसी घटना से क्रोधित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया था, ऐसा कहा जाता है। और उसी के बाद से जब नंद वंश का अंत हुआ तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, नंद वंश के अंत के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपको देखने को मिलती है। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, मगध के उत्कर्ष के कारण क्या कहते हैं। कई बार मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, मगध के
आपके यहाँ नहीं, कई अन्य राज्यों में, मगध के उत्कर्ष के कारण, मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे? तो मगध के उत्कर्ष के कारणों में यदि हम देखें तो पहला देखने को मिलता है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण कैसे? भौगोलिक कारण से यहाँ समझिएगा कि चाहे पाटलिपुत्रा है, यहाँ पे यदि हम बात करें पाटलिपुत्रा, तो आप जानते हैं गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर अवस्थित होने के कारण जो है सामरिक रूप से ये बहुत सुरक्षित था। दूसरा जो देखने को मिलता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारणों में यदि हम जाते हैं तो देखने को मिलता है कि नदियों की उपस्थिति के कारण, अवस्थिति के कारण जो व्यापार था, जो वाणिज्य था, उसका विकास बड़े पैमाने पर होता था और उपजाऊ क्षेत्र की मृदा मिलती थी। ठीक है। तीसरा जो देखने को मिलता है वो है राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारणों में यदि हम बात करें तो साहसी और महत्वाकांक्षी शासक यहाँ पे देखने को मिले हैं, चाहे वो बिंबिसार हो, ठीक है, चाहे वो अजातशत्रु हो, लगातार साम्राज्य विस्तार नीति इनकी थी, चाहे वो महापद्मनंद हो। तो इन लोगों ने साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन किया और इसके कारण आपको देखने को मिलता है कि इनका उत्कर्ष हुआ, मगध का उत्कर्ष हुआ। चौथा है सैन्य कारण। सैन्य कारण क्योंकि इसी समय आपने देखा कि अस्थायी सेना रखना प्रारंभ हुआ, तो अस्थायी सेना के साथ सेना में हाथियों का प्रयोग भी यहीं से आपको देखने को मिलता है। सामाजिक कारण भी था, क्या था कि रूढ़ विरोधी समाज था, रूढ़ी विरोधी जो है वो समाज था, जिससे भी विकास देखने को मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आगे की जो चर्चा है वो प्रारंभ होती है मौर्य साम्राज्य की। किसकी प्रारंभ होती है? मौर्य साम्राज्य की चर्चा प्रारंभ होती है। और मौर्य साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो बात आती है 321 से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इस समय मौर्य साम्राज्य का शासन देखने को मिलता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की यदि हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है, मौर्य वंश की सूचना के संदर्भ में बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में जैसे महावंश टीका, महावंश टीका, इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, और महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे। क्या थे ये? मौर्य क्षत्रिय थे, ये आपको पता होना चाहिए। तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल माना गया है, परंतु जैन परंपरा में यदि हम बात करें तो जैन परंपरा में मौर्यों को निम्न जाति का माना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसमें निम्न जाति का माना गया है? जैन परंपरा के अनुसार मौर्य निम्न जाति से संबंधित थे, वहीं बौद्ध परंपरा के अनुसार या महावंश टीका के अनुसार मौर्य उच्च जाति से संबंधित थे, मतलब क्षत्रिय थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सारे विवरण हैं जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र बताया गया है। विष्णु पुराण है, मुद्रा राक्षस हैं, विष्णु पुराण मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार भी मौर्य वंश शूद्र तथा कुलहीन बताया गया है। जबकि स्पूनर के अनुसार मौर्य पारसिक थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके अनुसार मौर्य क्या थे, ये पूछा जाता है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठिएगा, इसको खूब अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, और चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है, ये आपको याद रखना है। अब कल जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात करते हैं, आप जानते हैं 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। यहीं से कल की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।